जय हिंद दोस्तों। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बीए 4th सेमेस्टर में सोशियोलॉजी की परीक्षा लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है डीडीयू यूनिवर्सिटी का। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए वैध आधार नहीं माना जाता है? तो वित्तीय मामलों पर असहमति। ठीक है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अच्छे से रिवीजन करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत में विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? तो वो अधिनियम था 2006 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने पर न्यूनतम सज़ा क्या है? तो न्यूनतम सज़ा है 5 साल की कैद। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों राजनीतिक असहमति। ठीक है, राजनीतिक असहमति शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण और आर्थिक दुरुपयोग। ठीक है, राजनीतिक असहमति जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे के प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर अधिकतम सजा क्या है? ठीक है, अधिकतम सजा क्या है? तो 2 साल का कठोर कारावास या 1 लाख का जुर्माना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कि 1954 का विशेष विवाह अधिनियम इस पर लागू होता है। मतलब किस पर लागू होता है? तो वो लागू होता है धर्म की परवाह किए बिना सभी भारतीय नागरिकों पर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न संख्या 6 का। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सातवां प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः विवाह कानूनी उम्र क्या है? विवाह की जो कानूनी उम्र है वो है पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जाति और वर्ग असमानताओं के प्रभाव का वर्णन करता है? कौन करता है? तो वे वास्तविक लोकतांत्रिकरण और न्याय संगत विकास में बाधा डालते हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति पर आधारित राजनीतिक गोलबंदी कैसे विकसित हुई है? कैसे विकसित हुई है? तो वो विकसित हुई है निचली जातियों ने राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से अपना दबदबा कायम किया है। ऑप्शन सी जो है 9वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर डीडीयू यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो आपके पेपर में यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आगे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संरचना की विशेषता बताता है? तो कौन बताता है? तो ऑप्शन सी जो है यह अर्ध सामंती जमींदारों, अमीर किसानों और खेतिहर मजदूर एक जटिल मिश्रित द्वारा चिन्हित है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने जाति की अवधारणा को कैसे देखा और उपयोग किया? कैसे देखा और उपयोग किया? तो ऑप्शन बी जो है उन्होंने भारत को समझने और शासन करने के लिए जाति को प्राथमिक श्रेणी बनाया। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जाति समाजों में पदानुक्रम और आधुनिक औद्योगिक समाजों में स्तरीकरण के बीच अंतर को दर्शाता है? कौन दर्शाता है अंतर को? तो पदानुक्रम अधिक कठोर है। मतलब ऑप्शन सी जो है पदानुक्रम अधिक कठोर है, जबकि स्तरीकरण अधिक व्यक्तिगत गतिशीलता की अनुमति देता है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 नंबर प्रश्न का। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक गतिशीलता किस प्रणाली में अधिक कठोर है? ठीक है, किस प्रणाली में अधिक कठोर है? तो ऑप्शन सी जो है जाति प्रणाली। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है जाति प्रणाली। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि फिशिंग क्या है। फिशिंग जो है वो है साइबर क्राइम, ठीक है। क्या है फिशिंग जो है वो है साइबर क्राइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी निम्नलिखित अपराधों में से किसका एक रूप है। जो मानव तस्करी है ना दोस्तों, वो किसका रूप है, तो संगठित अपराध में आता है, ठीक है, संगठित अपराध। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है कि मादक द्रव्य व्यसन के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं और भावनात्मक परेशानी। उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि भारत में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए कौन सक्षम है। राष्ट्रपति जो है वो सक्षम है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध का एक रूप माना जाता है। तो हैकिंग को माना जाता है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर और फटाफट रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अवैध ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और भूमिका के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग के, ठीक है, ट्रैफिकिंग के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराध है। कौन सा आर्थिक अपराध है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट आर्थिक अपराध है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है। तो NSSO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन सी जो है अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, इन्होंने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि विस्थापन का उत्क्षेपित पहलू है। विस्थापन का जो उत्प्रेक्षित पहलू है वो है पुनर्वास, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, ध्यान देंगे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ। भूमि अधिग्रहण नियम जो था वो कब पारित हुआ था। तो वो पारित हुआ था 1894 में, 1894 में, ठीक है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो रियो डी जेनेरिया में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। कौन सी गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन गैस नहीं है। ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है। तो 17 है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन इंडिया मिशन कब लागू हुआ था। तो 20 फरवरी 2014 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि पारिस्थितिकी को मानव व वातावरण की समग्रता का विज्ञान बताया है। किसने कहा है इसको। तो इसको कहा है ओडम ने, ठीक है, ऑप्शन ए ओडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कि मानव विकास सूचकांक के जनक माने जाते हैं। तो महबूब उल हक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आगे के प्रश्न को समझते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अपराध पर कालानुक्रमिक आंकड़े किसके द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिना पीड़ित का अपराध है। तो जुआ है दोस्तों, जुआ। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट या अन्य कंप्यूटर नेटवर्क पर किए गए अपराध को क्या कहा जाता है। तो साइबर अपराध कहा जाता है। ऑप्शन सी साइबर अपराध। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अपराधशील उपसंस्कृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया था। तो कोहेन ने किया था। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख रूप से श्वेत वसन अपराध कौन करते हैं। कौन करते हैं। तो उच्च परिस्थिति के व्यक्ति करते हैं, ठीक है, उच्च परिस्थिति के व्यक्ति। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इटालियन सकारात्मकवादी अपराध शास्त्र स्कूल का नेतृत्व किया था। तो लोम्ब्रोसो ने किया था, लोम्ब्रोसो ने। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है
विभेदक साहचर्य के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपराधों की ओर ले जाता है? कौन अपराधों की ओर ले जाता है? ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर की राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से आगे बढ़ते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हुए। भारत का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो वो स्थापित हुआ था 1986 में, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपराध के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सिमंड फ्रायड ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की निम्नलिखित में से किसने अपराधों का विश्लेषण करने के लिए प्रत्याक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया? ठीक है, किसने अपनाया था? तो लोम्ब्रोसो ने अपनाया था। ठीक है, लोम्ब्रोसो ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर कि एक वैज्ञानिक अध्ययन जो आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमा, कारण और नियंत्रण का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अपराध शास्त्र, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन जो बड़ी संख्या में लोगों या उन लोगों को आहत करता है जो सामाजिक निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में है, ठीक है, क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है विचलन। ठीक है, ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अपराध विचलन में इन मामले में भिन्न है कि अपराध कानून में स्थापित मापदंडों का उल्लंघन दिखाता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है 44 नंबर क्वेश्चन का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कानून के कथित उल्लंघनों का प्रत्युत्तर देने के लिए पुलिस अदालतों और जेल अधिकारियों का उपयोग करने वाले औपचारिक प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपराधिक न्याय प्रणाली, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विचलन के सामाजिक आधारों में से यह है कि एक विचलन केवल सांस्कृतिक मापदंडों के सापेक्ष अस्तित्व में होता है, ऑप्शन ए जो है 46 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्खिम के अनुसार विचलन के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो विचलन पर प्रतिक्रिया देने का विचार सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी जो है 47 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ध्यान देंगे इस पे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट मर्टन के विचलन के तनाव के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन पारस्परिक लक्ष्यों की खोज करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए पारंपरिक साधनों को अस्वीकार करता है? तो वो होता है नवाचार, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक विचलन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो विचलन का एक क्षणिक प्रकरण जिसका व्यक्ति की आत्मधारणा पर बहुत कम प्रभाव होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दहेज मृत्यु पर विचार किया जाता है? तो शादी के 7 साल के भीतर। ठीक है, शादी के 7 साल के भीतर, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये BA 4 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था जिसकी परीक्षा है। ठीक है, तो अगर आप ये लास्ट तक देखे हो तो निश्चित रूप से पेपर में हेल्प मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा पेपर के बाद। ठीक है, तो होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।